दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वह भी मई का महीना था और ये भी मई का महीना है। एक वर्ष से ज़्यादा का वर्ष बीत गया। उस समय को वक्त को याद किए तो अगर आप उस वक्त को याद करें, हो सकता है कि आपके आंखों के सामने एक गहरा अंधेरा छा जाए। लेकिन एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। लेकिन जब हम मई के 2021 में आते हैं, सरकारी अस्पतालों की स्थिति जर्जर हो गई है। प्राइवेट अस्पताल लूटने में लगे हुए हैं। राशन की दुकानों के अलावा अनाज कैसे मिलेगा, गरीब नहीं जानता है। सरकार पैकेज के जरिए जो भी मुहैया कराएगी वह सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। रोजगार छीनते चले जा रहे हैं और बचत का पैसा ही सिर्फ काम आएगा, या भविष्य निधि पीएफ का पैसा निकाल कर जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में स्थितियां अनुकूल नहीं होने वाली हैं। और उस में और इस मई के बीच में एक बड़ा हिस्सा देश ने अपने तरीके से जिया है। बेरोजगारी के जरिए, प्रवासी मजदूरों के जरिए, अस्पतालों के खर्च के जरिए और तो और किसानों के जरिए भी इस देश ने इसी दौर में बहुत कुछ महसूस किया। हमें लगता है उस अप्रैल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूलना भी चाहिए। अब आपके सामने एक नया मई खड़ा है। इस दौर की स्थितियां और ज़्यादा जटिल हैं। अंधेरा कहीं ज़्यादा गहरा गया है। स्थितियां नाजुक इसलिए हैं कि उस वक्त उम्मीद लगी थी कि शायद आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस मई में राज्य केंद्र से वैक्सीन को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के बीच आईसीयू और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर वैसी ही मारामारी है, उससे ज़्यादा विकट स्थिति है। इस दौर में जिसके पास पैसा है उसका हेल्थ इंश्योरेंस में खूब पैसा लगाया है और उसकी तादाद बढ़ती चली गई। और उस पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, उनका नेटवर्थ 100% से ज़्यादा बढ़ता चला गया और उनकी ताकत इस देश के भीतर में बढ़ती चली गई। गरीब है, मजदूर है, वो रोजगार के बगैर रह नहीं सकता। उसके पास उस समय जब स्थिति थी, उस समय कांग्रेस का सभी मुश्किल में थे। उस वक्त कांग्रेस ने कंधा मिलाकर मनरेगा को दिया। इस बार स्थितियां विकट हो चुकी हैं। आज की पिछले कुछ दिनों के भीतर 4 लाख से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस इस देश के सामने आ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यह इस बात से शुरू करें कि शमशान घाटों में फिर से शवों को जलाने के लिए जो कतार लगी है, एक ही जगह दर्जन भर शव जलाए जा रहे हैं या गाड़े जा रहे हैं। स्थितियां वाकई विकट हैं। हमें लगता है आज उपलब्धियों और दर्द के बीच में टहलने की कोशिश कीजिए और ज़रा इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि वाकई इस देश को चला कौन रहा है, और जो चला रहा है वो जान पा रहा है कि इस देश का सच क्या है। क्योंकि इस सफर पर चलने के पहले आपके जहन में 2-3 बात त्रासदी के ऊपर साफ होनी चाहिए। भारत सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजदूर भी हैं और वो मजदूर सबसे गरीब हैं, ये भी आंकड़ा है। 40 करोड़ मजदूर इस देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं और गरीब हैं। दूसरी इकोनॉमिक फोरम कहता है इस अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने तक करीबन 13 करोड़ 90 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं, जिला छोड़ के दूसरे जिले में गए या राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके बीच एक हलचल मच चुकी और स्थितियाँ नाजुक होती चली गई। 27% के सामने वाकई ये संकट आया कि राशन कार्ड आज भी राशन मिल पाएगा कि नहीं, कि अब अगर लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा। लेकिन ये दौर इसलिए नायाब है कि इस अप्रैल के महीने में अलग अलग परिभाषा। केंद्र कहता है वैक्सीन है, राज्य कहते हैं हमारे पास किल्लत है, कोई कहता है यहाँ पर कोरोना नहीं आएगा कि चुनाव है, कोई लोग कहता है यहाँ आ जाएगा क्योंकि स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी कर्फ्यू की परिभाषा भी बदली है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का मतलब शाम 6 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक होगा।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का नंबर रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन एनसीआर में जैसे आप नोएडा में आएंगे, गाजियाबाद में आएंगे, यहाँ 1 घंटे पहले 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की परिभाषा भी राज्यों ने अपने तरीके से विकसित कर दी। यानी कि कोरोना महामारी में कहीं से जुड़ी है ना इस देश की कोई समुदाय या संप्रदाय से जुड़ी है, जो ताकतवर है या जो गरीब है। लेकिन मान लिया गया है कि उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश की तमाम राजनीतिक सत्ताएं भी इस देश की उस इकोनॉमी से चलती हैं जिस इकोनॉमी में टैक्स का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। ये एक बेसिक लाइन है, एक जरा समझने की कोशिश करिए कि लॉकडाउन में किसे फ़ायदा हुआ। अगर मतलब जब स्थिति विकट हो रही है तो किसके सामने कितनी मुश्किल हो रही है, उसकी कितनी तादाद है। प्रवासी मजदूरों में उत्तर प्रदेश के लगभग 32.5 लाख, बिहार के 15 लाख, पश्चिम बंगाल के लगभग 14 लाख, राजस्थान के 13 लाख, मध्य प्रदेश के 8 लाख, इस देश भर के भीतर में 1 करोड़ 14 लाख मजदूरों में हलचल शुरू हो गई है, जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। अगर आप इस सिलसिले को समझे, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जम्मू का इलाका हो, द्रास का इलाका हो, पुणे का इलाका हो, नागपुर का इलाका हो, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद एकदम टोटल बंद कर दिया गया। होलसेल मार्केट बंद है, रिटेलर्स की दुकान बंद है, जिम बंद है, होटल्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, तमाम बिजनेस एसोसिएशन बंद हो गए। और जब आंकड़ा निकल के आया, तकरीबन 12 लाख लोग अब वहाँ से पलायन कर गए। अब कंपनी वाले भी आश्रय या पैसा देने की स्थिति में नहीं है, और जो ढह रहा है, लाभ ना हुआ हो, एक घाटा भी ना हुआ हो, लेकिन स्थितियाँ उनके लिए विरुद्ध होती चली जा रही हैं। और लगभग 35,000 ट्रेडर जो पुणे में के प्रभावित हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है, जो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का योगदान भारत की आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा है। अगर महाराष्ट्र की स्थिति विकट हो रही है तो देश की स्थिति कैसे सुने। महाराष्ट्र में बंद है, गार्डन बंद हैं, साफ-सुथरी दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, स्ट्रीट वेंडर वाले बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, सिनेमा घर बंद हैं, पार्क बंद हैं, ब्यूटी पार्लर है, स्पा सैलून सब बंद हैं, और तमाम तरीके के फंक्शन पर रोक लगाई दी गई है। और जो ख़ास तौर पे मुंबई और उसके किनारे का इलाका है, जैसे दिल्ली और एनसीआर का इलाका है, वैसे एमएमआर है, वो सारी स्थितियों को अब जोड़ना शुरू करेंगे तो 50 लाख से सीधे सीधे ऐसे प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अनाज देने की व्यवस्था नहीं है। वो लगातार बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड लगातार पलायन कर रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, कौन सी परिस्थिति होगी, इकोनॉमी डावाडोल होगी या नहीं होगी, लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या माना जाए कि इस देश के भीतर में बीते मई से इस मई तक कुछ नहीं किया गया। देश के 1000 सरकारी अस्पतालों में अभी भी आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी है, और पीपीई की स्थिति और बिगड़ गई। मास्क, हाथ धोने के साबुन, उसका बिजनेस छुटपुट तरीके से लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा जरूर बन गया है। ये सवाल है, देश चला कौन रहा है, और जो चला रहा है वो जानता है कि ये क्या स्थिति है। क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति का जिक्र करें तो भारत की जो जीडीपी है उसका तकरीबन 14% योगदान सिर्फ महाराष्ट्र होता है। जो मजदूरी की तादाद है, अब वहाँ जो लॉकडाउन चल रहा है तो जो परिस्थितियों को भोग रहे हैं पूरे देश के भीतर में, तो 100 मजदूर हैं तो 10 मजदूर महाराष्ट्र के ही हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूव है, वो अभी पूरे देश को जोड़ेंगे तो उसमें 18 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ही हैं। जो बिजली की खपत होती है, भारत की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, उसका 13% जो खपत है सिर्फ महाराष्ट्र का ही है। जो गाड़ियाँ बिकती हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 10% बिकती हैं। जो फैशन के ब्रांड्स चलते हैं, ज़िंदगी में चकाचौंध ला देते हैं, वो भी उसके भीतर का सच है कि लगभग 25% ब्रांडिंग जो है महाराष्ट्र से ही निकलती है।
और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, होम अप्लायंसेस हैं, वह भी लगभग 12 से 20% महाराष्ट्र से ही है। लेकिन इन बातों का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के 3-4 इलाकों को सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हुई हैं। उनमें से मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पूरे महाराष्ट्र के भीतर में लगभग जो कोविड के केसेस हैं 5 जगहों से 66% है और इकोनॉमी पे प्रभाव 66% डालने की स्थिति में। अब इसको देश में आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 13 से 14% देश की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि महामारी फैल रही है और जिस स्ट्रेन का जिक्र बार बार हो रहा है ये बेहद खतरनाक है और वैक्सीन आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद स्ट्रेन से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। तो उससे बचने का उपाय हमारे पास क्या है? यानी कि एक तरफ ये स्थिति आ गई है जहाँ पर लॉकडाउन हुआ तो मरा, नागपुर जैसी जगह पर इलाके में भीड़ इतनी लगती है, विरोध करने के लिए जमा हो गए कि हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे रहेंगे। अब सरकार भोजन दे पाने की स्थिति, नागपुर जहाँ पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, पर कैपिटा के हिसाब से 5वें नंबर पे आता है, ये हो पाएगा क्या? वहाँ की स्थिति ये है। तो देश के भीतर जो झांकना शुरू करेंगे तो इस देश के भीतर का सच निकल कर आपके सामने आएगा। तो समानतः कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जिनके पास पैसा है, जो घर बैठे हैं, घर बैठे सामान मंगा सकते हैं, ई कॉमर्स जो जिसको कहते हैं, इस दौर में ई कॉमर्स खूब फला फूला है। जब कोरोना नहीं आया था उस पीरियड में भारत में ई कॉमर्स का बिजनेस $28 बिलियन था। 28 से 30 बिलियन का ई कॉमर्स का। आज का 2020 के दिसंबर तक 42 बिलियन हो गया। 14 मिलियन उसमें, $14 बिलियन उसमें ऐड हो गया। दूसरी स्थिति ये हो गई, भारत के भीतर में जो और बिजनेस जो होता है वो 7% तक चला गया। यानी कि चाइना में 30% है, अमेरिका में 15% है, लेकिन भारत में 77% पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, इस दौर में कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया क्योंकि सारी चीज़ें ठप हो गई, उनके पास पैसा नहीं है, इस मशीनें चल नहीं पा रही हैं। सरकार ने IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्स बनाया है, उसके 270 दिनों के बीच चीज़ों का निपटारा होना चाहिए। आपको इस रूप में बढ़ती चली गई कि जब पेंडिंग केसेस हैं वो 86% पेंडिंग केसेस हैं। 2016 में शुरू किया गया था IBC को, उस समय 4139 कंपनियों ने इसके मार्फत दिवालिया घोषित कर दिया। धीरे धीरे 2016 में चीज़ें संभली, 17 में संभली, 18 में, 19 में संभली। 2019 के बाद जैसे ही कोरोना शुरू किया 1716 प्रोजेक्ट आज तक है। आज की तारीख में इसमें 1717 में से 1481 ने अटके पड़े हैं प्रोजेक्ट। सारी चीज़ें ठप पड़ी है, इकनॉमी ठप पड़ी है, इकनॉमी लगातार सिकुड़ती चली है। कि ये माना जाता है जो परचेजिंग इंडेक्स होता है अगर 50% से ऊपर होता है आपकी इकोनॉमी सिकुड़ रही है। और फरवरी के में ये 57.7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मार्च के महीने में 55.4, एवरेज निकालेंगे तो 53.6, यानी कि हमारी इकोनॉमी सिकुड़ रही है। यहाँ पे अगला सवाल शुरू होता है, जब ये हो रहा था सरकार का काम कैसे चल रहा था? सरकार का काम बहुत शानदार तरीके से चलता है। सरकार ने क्या किया कि भारत की इकोनॉमी डगमगाते हुए खुले तौर पर जनता के सामने निकल के सामने आई, तो वह इलेक्शन ईयर था 18-19। 2018-19 में 19-20 सिर्फ इन 2 सालों में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से 2.25 लाख करोड़ रुपए ले लिया, जो कि कानूनन ले नहीं सकते थे। लेकिन जब कानून ही बदल दिया, हालांकि इस 5 बरस के भीतर में लगभग 3,80,000 करोड़ रुपए लिए गए हैं।
2.25 लाख करोड़ पिछले 2 साल में ही ले गया, और कोरोना ईयर्स में है दूसरी स्थिति। आपके जहन में तुरंत ये सवाल उठना चाहिए कि जो पैसा जो आरबीआई से लिया जा रहा है, स्थिति चल नहीं पा रही है, फिर भी इस देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर कैसे हो रहे हैं? मजदूरों के सामने संकट है, रोजगार चल नहीं रहा, इस पैसे से कैसा पैसा बढ़ाते हो? नेटवर्थ कैसे बढ़ा है? सरकार की इकोनॉमी डावाडोल है, हर चीज़ को मोनेटाइज डीमोनेटाइज करने को निकल चुकी, प्राइवेट में पीएसयू बिक नहीं रहा है, उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। उसका जो आंकड़ा अब निकल के आ रहा है, सिर्फ कोरोना के साल के दौरान जो सब कुछ ठप था, सबसे ज़्यादा किसी का पैसा बढ़ा है तो अडानी ग्रुप का 487%। 487 कितना होता है? ये करीब 7,84,000 करोड़, ये इतना बढ़ गया। सबसे ज़्यादा टाटा का भी बढ़ा है 18,15,000 करोड़, 99% है उसका। अडानी का बढ़ा है 487, अंबानी का 67% बढ़ा है, 12,66,000 के करीब होता है, ये मार्केट कैप है। यानी कि कुछ काम हो या ना हो, आपका मार्केट कैप कैसे बढ़ता चला जा रहा है और कितने परसेंटेज का इजाफा हो रहा है, ये आप देखिए। टाटा, अंबानी, अडानी, बजाज का 101% बढ़ा है, करीब 6,17,000 के करीब। बिरला का भी केवल 40% बढ़ा है, 4,41,000 करोड़। एशियन पेंट, घरों में लोग घर में रहते हुए पेंट कराने लगे, 61% एशियन पेंट का भी रहा है, 2,51,000 करोड़ का नेटवर्थ का इजाफा हुआ। महिंद्रा ग्रुप को भी 114% मुनाफा हुआ और मार्केट कैप 2.25%, 2,35,000 करोड़ उनका बढ़ गया। सबसे बड़ी मार्केट कैप का जिक्र कर रहे हैं आप। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे, टॉप मोस्ट में अडानी की कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी डुप्लीकेट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग है ये टोटल गैस है अडानी का, उसमें 1,034% इजाफा हुआ है इसी दौर में, जो कोरोना ईयर में। ये स्थिति आपके सामने इसलिए ज़रूरी है कि कैसे मजदूरों का और रईसों का क्या हाल है। इसके ठीक समानांतर आ जाइए कि आरबीआई का कहना है कि उसने एनएसओ डाटा रखा है कि इस अप्रैल से लेकर हमारी इकोनॉमी पटरी पे आ गई। और जब एनालिसिस किया जा रहा है तब इस बात का एनालिसिस नहीं हो पा रहा था कि अब वाकई हम लोग लॉकडाउन लगाने की स्थिति में, कहीं सेकेंड वेव आएगी कि नहीं आएगी। अप्रैल से लेकर जून तक जीडीपी में कितना कटिंग होगी? जुलाई से सितंबर से 3.2%, अक्टूबर से दिसंबर में 4.5%, जनवरी में मार्च में 6.2% घटेगा। इसी अप्रैल से जून किसी को 26.4% ग्रोथ होगा। और पूरे साल को आप डिवाइड करके निकालेंगे तो 11.5%, 11.5% जीडीपी ग्रोथ होगा, दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब आज इस अप्रैल मई में बात कर रहे हैं तो सवाल वही आता है, मजदूरों को रोजगार मिल नहीं रहा है, इंडस्ट्री सामान बिक नहीं रहा है, मार्केट के भीतर में लोग नहीं जा रहे हैं, सारी चीज़ें ठप पड़ी हैं। फिर भी आप दुनिया में जाते हैं तो नाइट कर्फ्यू में जाते हैं। नाइट कर्फ्यू की भाषा शाम 6 बजे से लेकर कहीं 9 बजे से लेकर कहीं 10 बजे से शुरू होती है, तो उस सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं नाइट, उस सब सुबह में काम करना है। सुबह के दौर में मार्केट में जो सड़क के ऊपर की भीड़ जो होगी, इन सारी परिस्थितियों को निपटने के लिए कौन सा रास्ता होगा, किसे पता। यानी कि कैसे बीमारी से बचा जाए और कि नया स्ट्रेन है उससे कैसा बचा जाए, कोई समझ किसी रूप में काम नहीं कर रही है कि दरअसल इससे सामना किया जाए तो कैसे किया जाए। अपनी अपनी सहूलियतें और सहूलियतों का मतलब अब सरकार के पास पैसा आते रहना चाहिए, वह नहीं रुकना चाहिए। वह रुक जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और इस दौर में जो इलेक्शन स्टेट थे, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए लेकिन चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सब कुछ खुला हुआ है लेकिन उससे सटे हुए झारखंड है, उड़ीसा का इलाका है, वहाँ सब कुछ बंद की स्थिति। कोरोना के बाद
आज की तारीख में किसी व्यक्ति को पूछिएगा, ट्रेवल करता है हवा के थ्रू ट्रेवल करता है, क्या हवा पर बंदिशें लगी है? क्या उड़ीसा झारखंड में है, आसाम में नहीं होगा, उसके बाद मणिपुर में नहीं होगा, उसके बाद मेघालय में होगा, अरुणाचल में होगा? कौन सी परिस्थिति है? इसका मतलब है कि गंभीरता नहीं है। दूसरी बात, इस दौर में सरकार ने मेडिकल के ऊपर कोई काम नहीं किया। जो भी आईसीयू बेड या अस्पतालों की स्थिति और भी जर्जर हो गई। हाँ, जिनके पास पैसा था, जो अपर मिडिल क्लास है, वो ये भी जानकर हैरत होगी कि लगभग इस सरकार सत्ता में आई उस वर्ष भारत में हेल्थ केयर जो था प्रीमियम था, हेल्थ केयर प्रीमियम था 2013-14 में, वह प्रीमियम था 15,600 करोड़। हेल्थ प्रीमियम जो स्वास्थ्य के लिए देते हैं 15,600 करोड़ 2013-14 में था, जो आज की तारीख में जो 2021 में, अब आप सोचिए 15,600 करोड़ से कितना बड़ा होगा, क्योंकि सरकार कहती है हम तो स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, हम अस्पतालों पे ध्यान दे रहे हैं, कितना बड़ा होगा। आपको जानकर हैरत होगी 15,600 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में अप्रैल में 52,900 करोड़ प्रीमियम इस देश में बढ़ गया स्वस्थ रखने के लिए जो नागरिकों ने के। ये है इंश्योरेंस का वर्चस्व बढ़ता चला गया, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा 52,000, 16,000 से 52,000 इस जनता के पैसा खर्च हो रहा है। जैसे 52,900, आपको हैरत होगी कि इस 52,900 करोड़ के में हेल्थ प्रीमियम जनता देती है। भारत सरकार का बजट इस चीज़ में हेल्थ को बढ़ाने के लिए इससे बहुत कम। बड़ी अजीब गरीब और ताज्जुब की परिस्थितियां हैं कि जिस लिहाज से लगातार कोरोना की वजह से कारोबारियों ने अपना धंधा चौपट कर दिया, हमें लगभग 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। ये सिर्फ 3-4 राज्यों ने, लेकिन जो हम उस पीरियड को निकाला, एवरेज निकाला, आज की तारीख में कारोबारियों पर कितना असर पड़ा है, तो इस देश के बारे में आज जानकारी आ रही है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था। उस समय लगभग 32,000 करोड़ कोरोना की वजह से कारोबार ठप होता चला गया। लेकिन चीज़ें कहाँ सुधरी? कुछ सुधरा नहीं। लॉकडाउन नहीं हुआ तब 1,000 था, लॉकडाउन की परिस्थिति शुरू हुई, अब ये कितना 10,000 तक पहुँच सकता है। अप्रैल के महीने से लेकर अप्रैल के महीने तक इस देश ने क्या सीखा? राशन पर निर्भर हो जाइए, मनरेगा पर नौकरी पर निर्भर हो जाइए, पीएफ का पैसा निकाल लीजिए, घर की सारी बचत को खर्च करना दीजिए, सफ़र करना बंद कर दीजिए, स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दीजिए। और तो और जिस मिड डे मील की वजह से लगभग 13.5 करोड़ बच्चे खाना मिल जाता था, वह भी इस दौर में पूरी तरीके से ठप है। और उसका जब एनालिसिस किया गया साल का, तो पता लगा 6-7% से ज़्यादा एवरेज कहीं नहीं। ये स्थिति इस देश के मिड डे मील की है। अस्पतालों का स्तर जस का तस है, बल्कि और ज़्यादा जर्जर होता चला गया। जब ये जर्जर हो स्थिति है, स्थिति डेवलप होती चली गई, तो हमें लगता है आखिरी में जो देखना चाहिए कि इस देश ने विभाजन देखा था। 1,40,00,000 लोगों की आवाजाही इस पार से इस पार और इस पार से उस पार हुई थी। मानकर चलिए कि 70-75 हज़ार इधर से और 70-75 हज़ार उधर से इधर आए थे। 1.5 करोड़ के करीब पलायन हुआ था। उस समय जनसंख्या कम थी, लेकिन उस एवरेज को आप जब निकालेंगे तो लगभग 14 करोड़ प्रवासी की तादाद इस देश में है और 3.5 करोड़ लोगों ने इस बीच में 1 साल के भीतर में ट्रेवल करते हुए देखा है। उसका दूसरा सच ये है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी सारे मजदूरों पर डिपेंड है। उत्तर प्रदेश का रोजगार है, बिहार का रोजगार है, झारखंड का रोजगार है, पश्चिम बंगाल का रोजगार है, असम का रोजगार है, उड़ीसा का रोजगार। ये सबसे बड़ा रोजगार इन्हीं 5 राज्यों में जाके करते हैं।
और इस पूरी प्रक्रिया के बीच आखिरी सवाल, बिहार के इलेक्शन में आपने देखा, मध्य प्रदेश के इलेक्शन, सरकार का आना और जाना देखा, 5 राज्यों में चुनाव हो गए, ये भी देखा। लेकिन आखिरी सच ये है कि इस देश के भीतर में आंकड़ों का जो खेल चल रहा है, लगभग 10 अलग अलग जो सरकार की तरफ पैकेज दिया गया, 80 करोड़ के पास अनाज पहुंचा है। उसकी जो कुल रकम जो सरकार ने खर्च की, उस 80 करोड़ को 5 से गुणा कर दिए। इतने लोगों को जो भोजन दिया जा सकता है अगर इन 5 राज्यों में चुनाव, 400 करोड़ को साल भर जो खिलाया जा सकता है, उतना पैसा इन इलेक्शन में स्वाहा हो। ये इस देश की स्थिति। आप कहाँ पे खड़ा होना चाहते हैं? ये स्थितियाँ इस समय विकट हैं। इस अंधेरे के सामने उम्मीद की कोई किरण प्रशासनिक या गवर्नर्स के जरिए नहीं नजर आएगी। मुश्किल ये सबसे बड़ी है। बस